हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। याद होगा तो अपन स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने फर्स्ट फंक्शन कवर अप कर लिया था, मॉडुलस फंक्शंस। इस क्लास में अपन थोड़ा सा स्टार्टिंग में डाउट डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 के डाउट्स बचे हुए थे, हमने एक्सरसाइज 1 के जितने भी मैंने होमवर्क में दिया था वो सारे डाउट्स क्लियर कर लिए थे। जो भी एक्सरसाइज 2 के तुमने जो डाउट्स पूछे थे, बहुत लोगों ने पूछे थे, तो उनके एक एक करके डाउट्स डिस्कस करेंगे अपन। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन था, तो फर्स्ट क्वेश्चन था। तो पार्ट 1 में जो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे, मतलब एक सिंगल आंसर था उनका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकिन सिंगल चॉइस, सिंगल वैल्यू और सिंगल आंसर। तो पार्ट 1 फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग दिस। तो उसने पूछा एक्स के इंटीजर वैल्यूज निकालो जो कि इन चीजों, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है तो हमें निकालना ही पड़ेगा पूरा अच्छे से बैठ के सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो मॉड है यहाँ पे एक मॉड है और यहाँ पे एक मॉड है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मॉड के बारे में चेक करेंगे। तो मॉड ऑफ x प्लस 1, तो देख सकते हो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट। और यहाँ पे देखो 3 की पावर x माइनस 1 का मॉड ये भी है। तो इसको अगर जीरो करोगे, 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1, 3 की पावर x इक्वल टू 1 आएगा, यानी x की वैल्यू 0 आएगी। मतलब दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक 0 और एक -1। तो देखो केसेस में डिवाइड करेंगे, मैंने कहा था मॉडुलस आएगा तो सीधा केसेस में डिवाइड करो। केस 1 देखो ऐसे कुछ बनेगा, -1 0, तो 3 केस बनेंगे। सबसे पहला केस 1, माइनस इंफिनिटी से -1, ऐसे लिख दो चीज इसको अच्छे से। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1। ये वाला पहला वाला मॉड चाहिए तो चेक कर लो अच्छे से। फर्स्ट वाला मॉड -1 के पहले में नेगेटिव रहेगा, -1 के आगे में पॉजिटिव रहेगा। और ये वाला जो सेकंड वाला मॉड है, 0 के पहले में नेगेटिव और 0 के आगे में पॉजिटिव। तो ये मैं सर्कल कर देता हूं ताकि याद आए, तुम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो फर्स्ट केस देखो, माइनस इंफिनिटी से -1। तो देखो पहला वाला मॉड नेगेटिव से ओपन होने वाला है, तो 3 की पावर -x माइनस 1, ठीक है, नेगेटिव से ओपन कर दिया मैंने, -2 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू ये भी नेगेटिव से ओपन होगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 की पावर x प्लस 1। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू 3 की पावर x, या फिर 1/3 की पावर x प्लस 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, -2 इंटू 3 की पावर x, या फिर चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, देखते हैं क्या सॉल्व होगा आगे। इज इक्वल टू, ये भी देख लो, 2 -2 इंटू 3 की पावर x प्लस 1। तो देख सकते हैं -2 इंटू 3 की पावर x दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है। 3 की पावर -x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 बन रहा है। हेंस अगर इसको सॉल्व करोगे तो -x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। हेंस देख सकते हो -2 एक इंटीजर वैल्यू है, उसने इंटीजर वैल्यू ही बोला है तो एक इंटीजर वैल्यू आ गई है। सिमिलरली केस 2 में देखते हैं। केस 2 में देखो पहला केस हो गया ये माइनस इंफिनिटी से -1 वाला। अब नेक्स्ट केस है x बिलोंग्स टू -1 से 0। ठीक है, अच्छा एक और चीज ये चेक करना मत भूलना, अगर केस 1 का आंसर जो भी आ रहा है चेक करो कि इस कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो -2 क्या इस कंडीशन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर ये 0 आता तो इसके अंदर नहीं आता, 0 1 कुछ भी आता, -1 से बड़ी अगर वैल्यू आती तो इसके अंदर नहीं आता, तो सोल्यूशन नहीं लेते। फिर सेकंड केस है, सेकंड कंडीशन है x बिलोंग्स टू -1 से 0, बीच वाला इंटरवल। तो उस केस में ये वाला पॉजिटिव से ओपन होगा एंड ये वाला नेगेटिव से ओपन होगा। तो देखो इसके अंदर भी ओपन करते हैं। पहला वाला मोड पॉजिटिव से, इस साइड लिखते थोड़ी सी जगह कम है, 3 की पावर x प्लस 1 -2 की पावर 3x। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 3 की पावर x प्लस 1 को 3 इंटू 3 की पावर x, राइट, इज इक्वल टू, ये वाला मोड तो नेगेटिव से ओपन होगा, जैसे ये ओपन किया वैसे ही सीन, 2 माइनस 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 1। तो देख सकते हो यहां से और ये वाला टर्म वापस से कैंसिल। चाहिए तो इसको ऐसे ही लिख देता, फालतू में अपन इसको अलग से ओपन किया। 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो 0 जो है वो इस इंटरवल में आ रहा है, हेंस 0 भी एक आंसर आएगा। ठीक है, और फिर फाइनली एक और केस की बात भी कर लेते हैं फटाफट। केस 3 जो बचा हुआ एक केस है उसको भी देख लेते हैं। केस 3 में कंडीशन कौन सी है, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, अभी तक देख सकते हो दो इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 एक सेटिस्फाई कर रहे हैं। तुम चाहिए तो ऑब्जेक्टिव तरीके से 0 को पुट भी कर सकते हो, यहाँ पे भी -2 को पुट भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो दोनों में सेटिस्फाई करेगा।
केस 3 x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। तो 0 से इंफिनिटी में आप देखो दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे, तो देखना क्या मिलेगा, यहां पे लिख रहा हूं 3 की पावर x प्लस 1, ठीक है, ये पॉजिटिव से, माइनस 2 इंटू 3 की पावर x, तुम चाहिए तो इसको अभी कर सकते हो 3 इंटू 3 की पावर x से, ठीक है। फिर ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर x, राइट, और माइनस 2 प्लस 1। थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 3 इंटू 3 की पावर x, 2 इंटू 3 की पावर x, 2 इंटू 3 की पावर x, तो 3 माइनस 2 कितना बन जाएगा 1, और ये 1 माइनस 2 कितना बन जाएगा -3। तो ये बन जाएगा इस तरीके से कुछ -3 की पावर x, जब सबको एक साइड में लेके आएंगे, ये सब टर्म्स एक साइड में लेके आए, और ये बचा -1, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो देख सकते हो 3 की पावर x 1 कब होता है, जब x की वैल्यू 0 होती है। अब x की वैल्यू 0 इस कंडीशन में आ रही है क्या, बिल्कुल नहीं आ रही है, इसका मतलब दो ही वैल्यूज आ रहे हैं, x -2, क्योंकि 0 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया है, ठीक है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि तो तुम लोग चाहे इसको क्लोज करो या फिर इसको क्लोज करो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोज करते तो यहाँ पे 0 को इंक्लूड करते, यहाँ पे ओपन करते तो यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं करते, पर तभी भी आंसर में 0 तो इंक्लूड होता ही। हेंस यहाँ पे कितने इंटीजर वैल्यूज आ रहे हैं, -2 एंड 0, हेंस दो इंटीजर वैल्यूज आ रहे हैं, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन को देखो, फोर्थ क्वेश्चन में 2-3 लोगों को डाउट था, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। द इक्वेशन mod of mod x minus 1 plus a is equal to 4 can have real solutions for x। मतलब उसने क्या बोला, इसके रियल सॉल्यूशंस आने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई नो सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन रियल आना चाहिए। इफ a बिलोंग्स, मतलब a की इंटरवल पूछा है, a का इंटरवल पूछा है, तो देखो इक्वेशन हमारे पास mod of mod x minus 1 plus a is equal to 4। तो देखो तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें इसको ये देखना है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, मॉड x जब भी a रहता है, तुम a को हमेशा x को हमेशा प्लस माइनस a लिख सकते हो। सिमिलरली ये भी कहानी मैं इसमें लगाता हूं, तो देखो मॉड x माइनस 1 प्लस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं। तो मतलब एक प्लस लेता हूं 4 और एक माइनस लेते हैं 4, राइट। तो दो केस बन गए, एक प्लस 4 से ओपन होगा, एक माइनस 4 से ओपन होगा। अब बस उसके बाद कहानी मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस ए, यहां पे मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू -4 माइनस ए, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी देखो, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें a की इंटरवल निकाले, a का इंटरवल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अब इसके आगे बैठ के प्लस माइनस से ओपन मत करना, उससे कुछ मिलेगा नहीं। इसके अलावा क्या कर सकते हो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, हेंस तुम क्या बोल सकते हो, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर यहां से कुछ सोल्यूशन आना है तो इसको भी पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है। तो फॉर इसका कंडीशन क्या लिखोगे कि अगर इफ वी नीड सॉल्यूशंस फ्रॉम हियर देन 4 माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो भी रियल सॉल्यूशंस आएंगे। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव चाहिए, यहां पे जैसे कि पॉजिटिव किया, अगर ये भी पॉजिटिव चाहिए तो -4 माइनस ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब उसने बोला कैन हैव रियल सॉल्यूशंस, तो देखो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों को देखो, अब इसमें रियल सॉल्यूशंस हो और इसमें नहीं हो चलेगा, जो भी रियल सॉल्यूशन तो आ ही रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं है, बस दोनों में से किसी में भी एक में सॉल्यूशन अगर आया तो इसका मतलब तुम्हारा रियल सॉल्यूशंस आ गया। हेंस तुम अगर सोचोगे तो दोनों के बीच में और कंडीशन लगेगी, यानी यूनियन करना पड़ेगा दोनों कंडीशंस के बीच में। तो देखो अभी यूनियन करने का मतलब क्या है, ये क्या बन रहा है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी ए की वैल्यू 4 या फिर 4 से कम। सिमिलरली -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यहाँ पे बन जाएगा ए इज लेस देन इक्वल टू -4। तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो पहली कंडीशन है ए की वैल्यू 4 से छोटी बोल रहा है और ये दूसरी कंडीशन है -4 से छोटी बोल रहा है, और दोनों के बीच में अभी क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। तो यूनियन लेंगे, ये यूनियन होपफुली सबको समझ में आया है, क्योंकि यूनियन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी एक कंडीशन भी अगर आ गई, मतलब एक भी अगर कंडीशन आ गई, मतलब हमारे पास रियल सॉल्यूशंस आना चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों नहीं आए, मतलब ये भी पॉजिटिव नहीं और ये भी पॉजिटिव नहीं है, तो रियल सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ पे और है, यहाँ पे इंटरसेक्शन या फिर एंड इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हमें 4 सॉल्यूशन नहीं चाहिए। उसने ऐसा नहीं बोला है, उसने बस बोला है कैन हैव रियल सॉल्यूशन, बस रियल सॉल्यूशन चाहिए। अगर वो ऐसा बोलता कैन हैव 4 रियल सॉल्यूशंस, ठीक है, तो 4 रियल सॉल्यूशन आने के लिए इसको भी
और इसको भी दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना पड़ता। तो इसीलिए यहाँ पे इस केस में यूनियन लेना पड़ रहा है, क्योंकि कैन हैव रियल सॉल्यूशन फॉर एक्स। तो यूनियन लोगे तो उसका तो आंसर तो क्लियर होगा ही। दोनों का यूनियन लेके देखो तो a बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से ये पूरा 4 तक पूरा इंक्लूड हो जाएगा। तो देख सकते हो माइनस इंफिनिटी से 4 a का रेंज आ रहा है और ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन से, इसके आगे भी और भी क्वेश्चन है, पहले इन क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है, देखो समझो लिखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और भी नेक्स्ट डाउट्स। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के भी डाउट्स थे 2-3, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डाउट था बहुत लोगों को, और सेकंड क्वेश्चन भी डाउट था। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है, करना चाहिए था। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दो मॉड है, वापस से दो इक्वेशंस और एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए, दो वेरिएबल्स भी है एक्स और वाई। तो बहुत लोगों को कंफ्यूज हुआ होगा कि वेरिएबल्स दो है तो कैसे करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, वेरिएबल्स दो है तो दो इक्वेशन भी तो है ना, तो दोनों इक्वेशंस को ऐसे कन्वर्ट करो ताकि एक वेरिएबल की कहानी बन सके। मॉडुलस वैसे का वैसे ही रहे, मॉडुलस को लास्ट में अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल को करने की कोशिश करो। कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूशन। यहां से तुम चाहे तो एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हो, या फिर यहां से तुम वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हो, दोनों चॉइस अपने पास। तो चलो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि x इज इक्वल टू मॉड वाई को उस साइड भेज रहा हूं, मॉड वाई प्लस 1 बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी मॉड वाई प्लस 1। अब ये x की वैल्यू उठा के तुम्हें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखो ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ मॉड वाई प्लस 1, मॉड वाई प्लस 1, यहाँ पे जो x की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर रहा हूं, प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो देख सकते हो ये ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है, तो मॉड ऑफ मॉड वाई प्लस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब बस एक ही मॉड बन गया और एक ही इक्वेशन है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, मॉड है तो केसेस लेने पड़ेंगे। तो देखो सबसे अंदर वाले मॉड से स्टार्ट करो, तो मॉड वाई है तो सीधा से दिख रहा है कि दो केसेस बनेंगे, एक तो बन रहा है वाई पॉजिटिव एंड केस 2 में क्या बनेगा, एक तो बन रहा है वाई नेगेटिव। तो ऐसे दो केसेस लेने पड़ेंगे। तो वाई पॉजिटिव अगर लोगे तो अंदर वाला मॉड वाई जो है वो पॉजिटिव यानी वाई से ओपन होगा, और प्लस 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, और बाहर वाला मॉड वैसे का वैसे ही प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और ये वाला केस देखोगे तो ये मॉड अंदर वाला माइनस से ओपन होगा, और बाहर वाला मॉड वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो देख सकते हो हमने अंदर वाले मॉड की कहानी को तो केसेस में डिवाइड करके ओपन कर लिया। अब बचा एक और मॉड है, तो उनमें भी केसेस बना सकते हो, या फिर तुम इसमें अगर केसेस नहीं बनाने हैं तो देखो इसकी कंडीशन देखो। केस 1 की कंडीशन क्या है कि y पॉजिटिव है, तो अगर y पॉजिटिव है तो y प्लस 3 ये जो वैल्यू रहेगी ये भी पॉजिटिव ही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि y पॉजिटिव है, y की वैल्यू कुछ भी हो 2, 3, 7 जो भी है, y बस पॉजिटिव है, तो y प्लस 3 भी ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है हमेशा, तो मॉड भी पॉजिटिव से ओपन होगा, y प्लस 3 और प्लस y बाकी सब वैसे का वैसे ही। तो सीधा सीधा अपने ओपन कर लिया। अदरवाइज अगर सीधा सीधा ओपन नहीं हो रहा होता, कि अगर ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव नहीं आ रहा होता, तो इसको भी मुझे दो केसेस बनाने पड़ते क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो इसके अंदर दो सब केसेस बनाता, सिमिलर इसके अंदर और दो सब केसेस बनाने पड़ते, लेकिन इसमें ऑलरेडी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको मैंने पॉजिटिव से ओपन किया। तो देखो 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी 2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 1। तो यहां से एक y की वैल्यू आ गई है। चलो यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे y मैंने क्या लिया, कंडीशन क्या है, y नेगेटिव है, तो y अगर नेगेटिव है तो देखो माइनस वाई क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और माइनस वाई अगर पॉजिटिव है उस पर प्लस 3 करेंगे तो वो भी पॉजिटिव। तो देख सकते हो ये भी वापस से क्या बन रहा है, पॉजिटिव, हेंस ये वाला मॉड भी क्या होगा, पॉजिटिव से ही ओपन होगा, मतलब जैसा है वैसा ही ओपन होगा, माइनस वाई प्लस 3 और प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देख सकते हो y जो वेरिएबल था वही कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 इज इक्वल टू 5, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, गलत है, हेंस y नेगेटिव में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, बस y पॉजिटिव में एक ही वैल्यू आएगी जो कि y इक्वल टू 1। तो चाहिए तो y की वैल्यू फाइनली 1 इसमें पुट करो, तो x की वैल्यू देख सकते हो, x की वैल्यू क्या हो रही है, 1 का मॉड 1, 1 प्लस 1 2, तो x की वैल्यू आ रही है 2, हेंस अपने पास आंसर आ गया। x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो इसका आंसर लिखोगे तो 3। तुम चाहिए तो वैल्यूज चेक पुट करके चेक भी कर सकते हो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 2 4, 4 का मॉड 4, y की वैल्यू 1, तो 4 प्लस 1 5, सेटिस्फाई कर रहा है। और फिर इसको भी देखो 2 माइनस 1 का मॉड 1, तो 2 माइनस 1 1। तो देख सकते हो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सिंपल भी है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा उस स्टेप को कैसे यूज करना है। फाइंड द नॉन प्राइम, मतलब ऐसा वैल्यू चाहिए जो कि प्राइम ना हो, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू चाहिए, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन मॉड ऑफ x माइनस 1 की पावर a इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 7। तो यहाँ पे मॉड ये है और a की वैल्यू भी गंदी सी कुछ x के टर्म्स में दी हुई है। तो देख के तो लगता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन है नहीं, थोड़ा सा सोचोगे तो अपने आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले अपन डोमेन की बात करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू जहां पे भी दिख रही है वहां पे डोमेन निकालो। डोमेन का मतलब जो भी वैल्यूज इसमें अपन पुट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लॉग के अंदर वैल्यू जो हमेशा होती है पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो ये वैल्यू बोल सकते हो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। फिर देख सकते हो और यहाँ पे भी नीचे में x आ रहा है, तो उधर भी देख सकते हो x जो है हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसका बेस में भी वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव। हेंस और भी क्या बोल सकते हैं, ये कंडीशन तो हो गई, इसको ऐसे मार्क कर लो, यहाँ पे एक कंडीशन हो गई, ये भी मार्क कर लो। एंड ऑल्सो बेस में जो है वो कभी वैल्यू 1 नहीं लेती है, ठीक है। तो हम लोग इनसे ये बोल सकते हैं, इन सबका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो डोमेन में कौन कौन सी वैल्यूज आएगी देखना होगी। तो डोमेन में आएंगी x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही आ रही है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ रही है। अब उसने नॉन प्राइम वैल्यू पूछी है, तो नॉन प्राइम वैल्यू मतलब ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन अपने पास मॉड x माइनस 1 की पावर a इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 7। तो देख सकते हो यहाँ पे मॉड एक केस, मतलब मॉड है, यहाँ पे मॉडुलस है, तो इसका मतलब केस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो केस 1 x की वैल्यू 1 से बड़ी, केस 2 x की वैल्यू 1 से छोटी। देख सकते हो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो दो केसेस आएंगे। तो 1 से बड़े में ये पॉजिटिव से ओपन होगा, यानी x माइनस 1 की पावर a बन जाएगा ये वैसे का वैसे, और ये बन जाएगा x माइनस 1 की पावर 7। तो देख सकते हो दोनों के पावर्स में, अब देखो वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ी है, तो एक तो ऑब्जेक्टिव तरीके से देख भी सकते हो कि x की वैल्यू 1 तो ले ही सकते हैं, लेकिन 1 डोमेन में नहीं है, तो इसको मुझे यहां से भी हटाना पड़ेगा। इनफैक्ट x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, तो ग्रेटर देन 1 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी तुम चाहे तो केस 2 में ये भी लिख सकते हो, डोमेन को देखते हुए कि x की वैल्यू 0 से तो छोटी हो नहीं सकती है, तो दो केस बन गए ऐसे, 1 से बड़ी और एक केस 0 से 1, मतलब ये एक केस है और ये एक केस है, दोनों केस बना लिए, ठीक है। अब 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि बेस में 1 पॉसिबल नहीं है। फिर देखो x माइनस 1 की पावर है और x माइनस 1 की पावर 7, तो ऑब्वियस सी बात है बेस दोनों के सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी a की वैल्यू आ जाएगी यहां से 7। इसको और भी फर्दर सॉल्व करूंगा, पहले इसका भी चेक कर लेते हैं। 0 और 1 के बीच में x अगर 0 और 1 के बीच में है तो ये नेगेटिव से ओपन होगा, तो इस तरीके से कुछ वैल्यू आएंगी, देखना अच्छे से, 1 माइनस एक्स की पावर a और x माइनस 1 की पावर 7, राइट। फिर इसके बाद इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस ऑफ x माइनस 1 की पावर a इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 7। फिर माइनस 1 की पावर a, x माइनस 1 की पावर a इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 7। और चाहिए तो इसको अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये पावर में a माइनस 7 बन जाएगा, और यहां पे बचेगा इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो क्या ऐसी कोई वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो ये राइट हैंड साइड में 1 वैल्यू आनी चाहिए, तो ये वैल्यू 1 कब आ सकती है और कैसे आ सकती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला केस 1 कैसे आएगी, याद रखना x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो 1 आने के लिए अगर ये माइनस, देखो इसकी तो वैल्यू आए तो दो ही पॉसिबल है, आइदर ये 1 रहेगा या फिर माइनस 1 रहेगा। 1 रहने के लिए यहाँ पे पावर में देखो 1 रहने के लिए a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 रहने के लिए देखो a की वैल्यू कोई भी इवन नंबर होनी चाहिए, और अगर ये 1 है तो इसको भी 1 होना पड़ेगा, तो अगर ये 1 है तो इसको 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 होने के लिए तो दो ऑप्शन ले सकते हैं, x की जगह 2 भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर a की जगह जैसे कि यहाँ पे क्या था, इवन था, और a की जगह हम लोग ले सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 लिया तो a की वैल्यू एनी नंबर ले सकते हैं। अगर यहाँ पे x की जगह 2 नहीं लिया, मतलब 2 माइनस 1 नहीं आ रहा है, सपोज x के लिए कुछ और है, तो a की वैल्यू यहाँ पे मुझे लेनी पड़ेगी 8, ठीक है, 8 भी नहीं 7 लेनी पड़ेगी, 7 माइनस 1 7, जो कि बन जाएगा 0, और पावर में 0 का मतलब 1, ठीक है। तो ये कंडीशन तुम लेके खुद भी देख सकते हो, ऐसी कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, मतलब
आइदर अगर तुम इसको -1 बनाने जाओगी तो इसको भी -1 बनाना पड़ेगा। तो सोचो इस पर, इसको एक बार करके देखो कि दोनों का प्रोडक्ट 1 कब आ रहा है। तो इसको सॉल्व करके देखना, कोई भी केस नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी एक की जिसके लिए दोनों का प्रोडक्ट 1 बन रहा है। बस इसी में कंडीशन आएगी। ये मैं सीधा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में बात कर रहे हैं। 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लेके देखो, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं आएगी, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, अब x की वैल्यू 1 से बड़े के लिए देखते हैं। इस केस के लिए a इज इक्वल टू 7 है, ठीक है, a इज इक्वल टू 7 है, तो a की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है गंदी सी, तो उसको यूज करेंगे 2 log x बेस 3 माइनस, इसको मैं लिख देता हूं मैं 3 का स्क्वायर, तो 2 नीचे आ जाएगा, पावर 2 जो है नीचे आ जाएगा, 2 2 से 4 बन जाएगा, log 3 बेस x इज इक्वल टू 7। तो देख सकते हो हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। अब इसको अच्छे से ओपन करेंगे। log x बेस 3 को मैं मान लेता हूं कि t है, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं log x बेस 3 की वैल्यू t है, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े। तो ये बन जाएगा 2t माइनस 4। अब log 3 बेस x, तो अगर log x बेस 3 है तो log 3 बेस x क्या बन जाएगा 1/t, क्योंकि देखो बेस दोनों की इंटरचेंज है, बेस और नंबर दोनों इंटरचेंज है, तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा 1 log x बेस 3 यानी 1/t। तो ये बन जाएगा 4/t इज इक्वल टू 7। बस सॉल्व करना है। 2t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 4, 2t स्क्वायर माइनस 8t माइनस t माइनस 4, माइनस 4 आ रहा है, देख लो एक बार, सही है ना, प्लस t, सॉरी प्लस t माइनस 4, फिर ये बन जाएगा 2t प्लस 1 और t माइनस 4, यानी t के दो वैल्यूज आ रहे हैं, यहां पे लिख रहा हूं t इज इक्वल टू आइदर माइनस हाफ आएगा या फिर t इज इक्वल टू 4 आएगा। लेकिन t की वैल्यू log x बेस 3 है, तो x इक्वल टू 3 की पावर t बन जाएगा, तो x इक्वल टू 3 की पावर माइनस हाफ या फिर x इक्वल टू 3 की पावर 4, यानी x इक्वल टू 1/√3 और x इक्वल टू कितना आ रहा है 81। तो देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये वैल्यू तुम्हें कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है, एंड 81 एकदम सही है जो कि 1 से बड़ा है। तो 81 अपना आंसर, इसका x की वैल्यू 81 जो है वो इसको एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रही है, और 81 एक नॉन प्राइम वैल्यू भी है, मतलब एकदम अपना आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो, और भी क्वेश्चन कुछ करते हैं, पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो। चलो फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का क्वेश्चन था, एक किसी ने डाउट पूछा था, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इफ ए एंड बी आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, 4 ऑप्शंस है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मतलब मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ए एंड बी सॉल्यूशन दिस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले 5 की पावर 2x को मैं यहाँ पे, मतलब log बेस 5 है तो बेस 5 को उधर भेजूंगा, तो इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में ही, देख लो, माइनस हाफ प्लस 25 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2x। अब 5 की पावर 2x को तुम क्या लिख सकते हो, 5 स्क्वायर की पावर x, और 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 की पावर x, 25 की पावर x, 25 की पावर x कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, log बेस x मॉड x बेस 64 इज इक्वल टू हाफ बन जाएगा, यानी मॉड x इज इक्वल टू 64 की पावर हाफ, जो कि बन जाएगा 8, यानी x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 8। सीधा आंसर आ गया। तो इसका मतलब a की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू -8 है। तो बस चेक करो, उसने पहला ऑप्शन बोला a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो सही आंसर है। बी ऑप्शन बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 64 प्लस 64 128, ये भी सही है। सी ऑप्शन बोला उसने ए बी, तो ए बी का प्रोडक्ट -64 आया, तो ये नहीं आएगा। a माइनस बी, तो a माइनस बी करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 यानी 16, तो ये भी गलत है। तो हिंस ए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये डाउट पूछना नहीं चाहिए था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस ब्लॉक का क्वेश्चन है, सॉल्व करो, उसको उधर भेजो, मॉड के 2 वैल्यूज आएंगे, दोनों के सॉल्व करो, केसेस निकालो, केसेस निकालने की जरूरत नहीं, सीधा वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन एक मैंने दिया था, अच्छा वाला कॉम्प्रिहेंशन था, बेसिकली कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था वैसे, बस प्लॉट करना आना चाहिए। तो ये उसने लिखा क्या पहले बताया था, इक्वेशन अपने पास यहाँ पे इक्वल टू पी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 माइनस मॉड एक्स प्लस 2। तो देखो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से केसेस से ओपन करूंगा, फिर इसको डिफाइन करूंगा और फिर इसको मिटा के वापस प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट है -2। तो देख सकते हो ऑलरेडी केसेस बनना चालू हो गए हैं। अंदर वाले मॉड की बात कर रहे हैं बस अपन, -2 और 1, ठीक है।
तो केस 1 की बात करते हैं। केस 1 x बिलोंग्स टू -∞ से -2, ठीक है, सबसे पहला केस। तो -2 से अगर छोटा है तो ये भी नेगेटिव से खुलेगा एंड ये भी नेगेटिव से खुलेगा, तो ये बन जाएगा fx इज इक्वल टू, देखो क्या बन रहा है, बाहर वाला मॉड का भी तो अपन ने कुछ नहीं किया, वो लास्ट में देखेंगे उसको, ठीक है। -∞ से -2, तो नेगेटिव से ओपन हो रहा है पहला वाला मॉड, तो -(x+2), और ये भी नेगेटिव से ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +(x+2). तो देख सकते हो x और x कैंसिल बन रहा है, तो 2 + 1 हो रहा है 3, और मॉड 3 कितना हो गया 3। तो पहला केस बन रहा है fx इक्वल टू 3, तो उस मॉड का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। केस 2 की बात की जाए तो केस 2 की बात करते हैं एक बार। -2 से 1 के बीच में क्या बन रहा है, तो -2 से 1 के बीच में ये जो फंक्शन fx है ये क्या बन जाएगा, ये जो है ये नेगेटिव से ओपन होगा और ये पॉजिटिव से ओपन होगा। तो देखो क्या बन रहा है, मॉड ऑफ नेगेटिव से ओपन हो रहा है -x+1, और ये पॉजिटिव से ओपन हो रहा है तो ऑलरेडी माइनस बाहर था, तो -x-2, तो ये बन जाएगा fx इक्वल टू मॉड ऑफ -2x, और 1 - 2 बन जाएगा -1। तुम चाहे तो माइनस इसमें से कॉमन लेके मॉड ऑब्जॉर्व कर लेगा माइनस साइन, तो ये बन जाएगा fx इक्वल टू मॉड ऑफ 2x+1, ठीक है। अब फर्दर इसमें और भी केसेस में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि देखो इसका अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, -12। अब -12 के पहले में ये नेगेटिव से ओपन होगा और -12 के आगे में ये पॉजिटिव से ओपन होगा, इसीलिए देखो -12 चेक करो क्या इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं वो इसी कंडीशन के अंदर की बात कर रहे हैं। अगर ये इस केस में अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव से ओपन करते, और अगर इस केस में ये ऑलवेज नेगेटिव आता तो नेगेटिव से ओपन करते, लेकिन इस केस में बीच में -12 एक वैल्यू आ रही है, इसलिए ये दो केस और भी फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको तुम ऐसे फर्दर दो केस में डिवाइड करो। पहला केस सब केस ऐसे लिख दो, सब केस 2 x बिलोंग्स टू -2 से -12, और सब केस 1 लिख दो इसको, सब केस 1 एंड सब केस 2 x बिलोंग्स टू, यहाँ पे -12 को चाहिए तो क्लोज दे सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, -12 से लेके कहां तक जा रहा है 1 तक। तो मैंने इसको और फर्दर दो सब केसेस में डिवाइड किया क्योंकि मॉड के अंदर मॉड है, ठीक है। तो देखो सब केस 1 एंड सब केस 2 में भी कैसे होगा, तो ये fx बन जाएगा इस केस में fx इक्वल टू -12 से छोटा है तो ये नेगेटिव से ओपन होगा -2x-1, और ये -12 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव से ओपन होगा fx इक्वल टू 2x+1। तो देख सकते हो केसेस बना लिया अपन ने। अब एक छोटा सा लास्ट केस बचा है, ये हो गया -∞ से -2, ये हो गया -2 से 1 हो गया, और लास्ट बचा है x बिलोंग्स टू केस 3, x बिलोंग्स टू कितना 1 से इंफिनिटी। तो 1 से इंफिनिटी में fx कैसा ओपन होगा देखते हैं एक बार। तो 1 से इंफिनिटी में ये होगा पॉजिटिव से ओपन तो x-1, ये भी होगा पॉजिटिव से ओपन तो माइनस ऑलरेडी बाहर था तो -x-2, माइनस और x और प्लस x कैंसिल, तो ये बन रहा है fx इज इक्वल टू कितना -3, और -3 का मॉड कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमारे पास fx इक्वल टू 3 बन रहा है। अब ये जो भी मैंने जितना भी केसेस निकाले हैं इसको मैं ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तुम चाहे तो इसको बिना ग्राफिकली भी कर सकते हो, लेकिन ग्राफिकली करोगे तो हमेशा आसानी होती है, क्योंकि ये देखो क्या बोल रहा है, लेट p1 बी द वैल्यू ऑफ p, p2 बी द वैल्यू ऑफ p, अल्फा बी द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p। मतलब ये p1 p2 अल्फा ये सब किसके वैल्यूज है, p के वैल्यूज है। तो इसका p की वैल्यूज कैसे ऑब्टेन करते हैं, यूजुअली ग्राफ से ही ऑब्टेन करते हैं। तो पहले इसको अच्छे से लिखो, मैं ये वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूं, उसके बाद अपन इधर ग्राफ बनाएंगे। लिखो इसको। तो देखो ग्राफ बनाते हैं। टोटल 3 केसेस हमने निकाल लिए, बट 4 केसेस है क्योंकि इसके 2 सब केसेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे 4 केसेस हैं। तो अच्छे से ग्राफ बनाते हैं तो देखना ध्यान से, बहुत सिंपल से ग्राफ है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। सबसे पहले x की वैल्यू कहां पे टर्न हो रही हो देखना, तो -2 पे, फिर -12 पे एक वैल्यू पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद 1 पे एक पॉइंट आएगा जहां पे ग्राफ वापस से चेंज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई ग्राफ बना लेना। अब देखो -∞ से -2 में कांस्टेंट फंक्शन है, तो -∞ से -2 में कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 3। तो यहां से लेके पूरा यहां तक कांस्टेंट फंक्शन है, देख सकते हो यहां तक कांस्टेंट फंक्शन है। फिर उसके बाद -2 से -12 में नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप है। इनफैक्ट तुम ऐसे भी बोल सकते हो मॉड ऑफ 2x+1 का ग्राफ बनाओ। तो मॉड x का ग्राफ हमेशा वी शेप होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था। तो मॉड 2x+1 का सीधा भी ग्राफ बना सकते हो,
ये ग्राफ की वैल्यू 0 कब आएगी, जब -½ रहेगी। तो देखो इस तरीके से कुछ आएगा। यहाँ पे तुम चाहे तो -2 वैल्यू भी पुट कर सकते हो, -2 पुट करोगे तो -3 का मॉड यानी 3 आएगा, तो -2 पे एकदम वहां पे मैच कर रहा है, मीट कर रहा है। फिर 0 पे वैल्यू चेक कर सकते हो, तो 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे कुछ 1 मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से पास करेगा और फिर वापस से यहाँ पे मीट करेगा 3 पे। 1 पे वैल्यू भी पुट कर सकते हो तुम लोग, तो 1 पे वैल्यू पुट करना है, इसमें चाहिए तो 1 पुट करोगे तो भी 3 आएगा। और फिर 1 से आगे यानी 1 से इंफिनिटी में, 1 से इंफिनिटी में क्या हो रहा है, वापस एक कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है जो कि 3 है। तो देख सकते हो ये ग्राफ बन रहा है ऐसा, बीच में वी शेप आ रहा है, साइड में से कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ बन रहा है, ठीक है। फिर अब उसने क्या पूछा, एक एक करके आंसर करते हैं जो भी उसने एक एक करके पूछा है। लेट P1 बी द वैल्यू ऑफ P फॉर विच इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो देखो हम अब ये जो P वैल्यू है ये क्या है, इस फंक्शन की ही वैल्यू है। तो फंक्शन की वैल्यू जब भी निकालनी होती है, मैं हमेशा रिकमेंड क्या करता हूं कि ऐसे लाइंस बनाओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे लाइंस बनाओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और देखते जाओ ये जो भी लाइंस है ये ग्राफ को कहां कहां पे और कितनी बार मीट कर रहे हैं और कितनी बार मीट नहीं कर रहे हैं। तो बस ये सब लाइंस बना लो, ऐसे जितने बना सकते हो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों ऐसे बनाओ, क्योंकि देखो अगर p की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो p की वैल्यू 4 का मतलब दिस फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है, मतलब वो 4 यहां पे आएगा। सपोज p की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे, p की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे, 0 है तो यहाँ पे, -1 है तो यहाँ पे। तुम चाहे तो हाफ, -½ 2 तो 3/2 जो भी है सब वैल्यूज फ्रैक्शन वैल्यूज में ले सकते हो, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेट मत करना, सिंपल रखना क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने ऐसे लाइंस बना लिए ग्राफ पे, पैरेलल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो जो भी मैंने लाइंस बनाई है उनको ऑब्जर्व करो अच्छे से और चेक करो कि इक्वेशन का सोल्यूशन कब कब आ रहा है। तो देख सकते हो इक्वेशन का सोल्यूशन पूरा ग्राफ जो है वो 0 और 3 के बीच में है। तो सोल्यूशन कब कब आएगा, जब जब p की वैल्यू 0 एंड 3, क्लोज 0 एंड क्लोज 3 के बीच में है तब तक सोल्यूशन आएगा। अगर p की वैल्यू 0 से छोटी गई तो नो सोल्यूशन, p की वैल्यू 3 से बड़ी गई तो नो सोल्यूशन, क्योंकि 0 से छोटे में कोई ग्राफ नहीं है और 3 से बड़े में भी कोई ग्राफ नहीं है। हेंस ये देखो ये लाइन और ये लाइन कोई भी ग्राफ। फिर जैसे 3 और 0 की बात करते हैं, 3 पे देखो p इक्वल टू अगर 3 की बात करते हैं तो ये लाइन पैरेलल बन जाएगी ऐसी, और ये एग्जैक्टली इसके साथ कोइंसाइड कर जाएंगी। तो अगर दो लाइंस कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसमें कितने पॉइंट्स आते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं। तो p इज इक्वल टू 3 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे। p इक्वल टू 2 की बात की जाए तो देखो p इक्वल टू 2 में अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन बन रहे हैं। p इक्वल टू 1 पे भी कितने, 2 सॉल्यूशन बन रहे हैं। p इक्वल टू 0 पे कितना बन रहा है, एक ही बार मीट कर रहा है p इक्वल टू 0 पे, तो सिंगुलर सॉल्यूशन यानी सिंगल सॉल्यूशन बन रहा है। और p इक्वल टू -1 पे नो सॉल्यूशन, p इक्वल टू 4 पे नो सॉल्यूशन। सिमिलरली t इक्वल टू 2.5 पे 2 सॉल्यूशन, 1.5 पे भी 2 सॉल्यूशंस, 0.5 पे भी 2 सॉल्यूशंस। तो देख सकते हो, और इस तरीके से अपन अभी सारे ऑप्शंस को मार्क कर सकते हैं। P1, ठीक है, सबसे पहले P1 क्या है, P1 बी द वैल्यू ऑफ P फॉर विच इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो देखो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब आ रहा है, तो P1 इक्वल टू 0 पे चेक कर सकते हो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर 0, हेंस इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सिमिलरली P2 देखो, P2 क्या है, P2 बी द वैल्यू ऑफ P फॉर विच इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या कब आ रहा है, जब P की वैल्यू क्या है 3, मतलब P1 क्या है बेसिकली वैल्यू ऑफ P है जब एक सॉल्यूशन आ रहा है, P2 क्या है वैल्यू ऑफ P है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। तो 0 पे एक सॉल्यूशन है, 3 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। फिर अल्फा बी द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ P फॉर विच इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, मतलब इंटीजर वैल्यूज ऑफ P बताओ जब जब सॉल्यूशन आ रहा है। तो P इक्वल टू 0 पे सॉल्यूशन आ रहा है, एक आ रहा है, P इक्वल टू 1 पे 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, P इक्वल टू 2 पे 3 सॉल्यूशन और 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, P इक्वल टू 3 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो इन सब वैल्यूज पे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ P यहां पे लिख सकते हैं अच्छे से, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ P फॉर विच इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। लेकिन अल्फा क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब 0 + 1 + 2 + 3, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। हेंस इसका भी ऑप्शन बी ऑप्शन, और P2 तो मैंने निकाल लिया था तो इसका डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिखो। अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज अपन, थोड़ा सा बेसिक सा थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा,
ठीक है, तो आइडिया देता हूं, बस इस क्वेश्चन को लास्ट में अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा ये मेंस में पूछ सकता है, एज ए कॉम्प्रिहेंशन में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको अपने नोटबुक में एक बार अच्छे से लिख लो। चलो फिर फाइनली स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड जो टाइप ऑफ फंक्शन है, जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, जो आगे भी बहुत जगह यूज होते जाएगा, बीच बीच में आते जाएगा, इनफैक्ट आया भी होगा। याद होगा तो मैंने लॉकडाउन से पहले तुम लोग की क्लास में फ्लैश एरो में डिस्कस भी किया था थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस की जगह आया था, फ्रैक्शन पार्ट भी बताया था। लेकिन एक और बार अपन एक बार वापस से रिवाइज कर लेते, एक बार वापस से इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, तुम लोग को बता देता हूं कि क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से पहले देख लेते हैं क्या है। इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो वो क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर है एक्स, उसकी सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो कि उस x या फिर x से कम है। ठीक है, अब इसका मतलब तो देखो क्लियर क्या बोलना चाहता है वो। सपोज हमारे पास 3.78 है, इसका मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। कई बार मैं इसको यूज भी करता हूं बॉक्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे ऐसे, बॉक्स ऑफ एक्स इसे लिखता हूं मैं, स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लोज करके लिखते हैं हम लोग इसको, और बीच में जो भी वैल्यू रहेगी। तो सपोज एग्जांपल लेते हैं 3.78। तो इस फंक्शन का काम क्या है कि ये बस इंटीजर वैल्यूज देगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे इंटीजर ही आएगी, लेकिन वो सबसे ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। किससे ग्रेटेस्ट होनी चाहिए? विच इज ऐसी वैल्यू जो कि लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जो भी अंदर में वैल्यू है उससे कम होनी चाहिए, और उससे कम जितने भी इंटीजर्स हैं, जैसे कि देखो 3.78, इससे कम कौन कौन से इंटीजर्स हैं? 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, ऐसे इनफाइनाइट इंटीजर्स है। और उन इनफाइनाइट इंटीजर में सबसे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो कौन सी है? तो वो है 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। सिमिलरली अगर देखते हैं हम लोग 5.76, ठीक है, 5.7 ले लो चाहिए तो 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 5.7 से छोटे कौन कौन से इंटीजर आते हैं? 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका मतलब उसमें भी सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा रहेगा? तो वो 5 रहेगा। सिमिलरली अगर मैं माइनस नेगेटिव में भी कुछ वैल्यूज लेता हूं, -2.134, तो इसके भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर बात की जाए तो इसमें भी कौन कौन से ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेंगे? तो देखो -2.134, ठीक है, तो -2.1 से और भी पीछे में कौन कौन से इंटीजर्स हैं, उससे छोटे होने चाहिए। -2.134 से छोटे तो -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो इस तरीके से इतने सारे इंटीजर्स है, लेकिन उसमें भी सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? -3। तो इस तरीके से होपफुली सबको क्लियर हो रहा होगा कि कर क्या रहे हैं। बेसिकली आइडिया क्या है कि जब भी ग्रेडेशन निकालना होगा तो उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर, अगर रियल नंबर लाइन पे उसको प्लॉट करते हैं, सपोज -3, -2, -1, 0, 1, 2, सपोज ऐसे कोई रियल नंबर लाइन है अपने पास, तो -2.134 यहां पे क्या आएगा? तो इसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर, ठीक है, तो -3। ठीक है, सिमिलरली 5.7 या फिर 3.78, यहां पे अगर आगे बनाता हूं और 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है, ठीक है, तो देखो 3.78, तो 3.78 यहां पे है, और उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर तो कौन सा है? 3। ठीक है, सिमिलरली 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जस्ट 5.7 यहां पे है, जस्ट पीछे वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, सिमिलरली अगर 2.98 की बात की जाए तो जस्ट पीछे वाला इंटीजर 2। सिमिलरली अगर 100.999999 ऐसे कुछ लिया जाए तो इसका भी कितना हो जाएगा? ये मत कंफ्यूज होना कि ये 101 ही तो है ना, नहीं, ये 100.999999 6 बार 9 है, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 101 है, लेकिन अगर इसका ग्रेडेशन निकालोगे तो उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर आएगा वापस से, जो कि है 100। सिमिलरली अगर -100.999 ऐसे कुछ निकाला जाए, -100.99, तो जस्ट पीछे वाला इंटीजर कौन सा आएगा? -101। सिमिलरली अगर एग्जैक्ट इंटीजर की भी बात की जाए, सपोज 23 या फिर सपोज सिंपल 2 लेते हैं, तो सिंपल 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो ऐसा इंटीजर की वैल्यू जिसकी इससे कम या फिर इसके बराबर हो। तो 2 जो है वो ऑलरेडी इंटीजर है, तो मतलब इंटीजर है तो सीधा का सीधा वैसे का वैसे ही बोलना है, क्योंकि 2 से छोटे या फिर उसके बराबर कितने इंटीजर्स हैं?
तो 2 1 0 -1 -2 -3 और उनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है तो वो है 2। ठीक है, तो कोई भी इंटीजर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है मतलब बॉक्स निकालना है तो वो एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो उसकी वैल्यू इंटीजर वैसे का वैसे ही आएगा। -976 ऐसे कुछ है तो ये भी -976 ही रहेगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं -1002.71। ठीक है, ऐसा कुछ इंटीजर दिया है, या फिर ले लो 1002.01 ऐसा कुछ इंटीजर दिया है। तो देख सकते हो इसमें 1002 के -1002 के जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर आएगा सबसे ग्रेटेस्ट, -1003। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं करना है कि इसमें -1002 लिखोगे, -1003 करना है। तो ये सारे एग्जांपल्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको पहले समझो। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, इसको यूजुअली अपन स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स से भी बोलूंगा कई बार मैं, या फिर इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF तो बोलेंगे ही। ठीक है, तो इसको इसका डेफिनेशन लिख लो, इसके एग्जांपल जितने भी मैंने लिखे उसको लिख लो अच्छे से। ठीक है, इस पे कुछ इक्वेशंस भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, फिर अपन इन इक्वेशन भी सॉल्व करना सीखेंगे और फिर उसके थोड़े से प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और ग्राफ भी देखेंगे। सबसे पहले अपन चलो ग्राफ से स्टार्ट कर लेते हैं कि सर ग्राफ कैसे दिखेगा, तो इसको पहले लिखो अपने नोटबुक में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एक ग्राफ ऑफ GIF, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे इसका ग्राफ कि कैसा दिखता है इसका ग्राफ। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ जो होता है ना वो कैसे देखेगा, अपन वैल्यूज एक एक करके पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ इंटीजर वैल्यूज ले लेता हूँ 0 1 2 3 4, नेगेटिव में भी -1 -2 -3 -4 इस तरीके से मैं ले लिया। इधर भी कुछ इंटीजर्स मार्क कर लेते हैं ग्राफ पे 1 2 3 एंड 4, और इधर भी कुछ इंटीजर्स मार्क कर लेते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो मैंने पूरा एक्स और वाई एक्सिस बना लिया है। अब एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा इस पे, एक एक करके वैल्यूज पुट करके अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज 0 अगर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, 0 का ये किसका अपन बनाना है, बॉक्स का। ठीक है, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा। ठीक है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो कोई भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही कि कोई भी इंटीजर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो उसकी वही वैल्यू आती है। यानी 1 का ग्रेटेस्ट निकालो 1, 100 का निकालो 100, 20 का निकालो 20, 4 का निकालो 4, -4 का ग्रेडेशन है -4। तो ये सारी चीजें तो मेरे को क्लियर है। ठीक है, सबको क्लियर होनी चाहिए। 3 का ग्रेडेशन है 3, 4 का ग्रेडेशन है 4। ठीक है, इधर भी -1 का -1, -2 का -2, -3 का -3, -4 का -4। तो इस तरीके से सारे पॉइंट से प्लॉट कर दो, 1 पे 1 ले लेना, 2 पे 2 ले लेना, और इस तरीके से आगे भी पॉइंट्स प्लॉट करते जाओ आगे आगे। ठीक है, तो ये हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। अब उनके बीच का पार्ट भी क्लियर कर लेते हैं कि उसके बीच में क्या बनने वाला है, कैसा ग्राफ दिखने वाला है। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में अगर तुम कोई भी वैल्यू लेते हो, जैसे कि 0 से 1 के बीच में अगर लोगे तुम 0.1, तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 आएगा, 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 आएगा, 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 आएगा, 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0। तो 0.0 और 1 में जितने भी वैल्यूज हैं उन सबका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब पूरी की पूरी एक लाइन बन जाएगी। 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यूज है वो सब 0 ही आने वाले हैं। और 1 पे जैसी 1 की ग्रेडेशन की बात की जाए तो 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, राइट। और इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन, और यहाँ पे क्लोज, क्योंकि 1 पे वैल्यू 0 नहीं आएगी, 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब 1 से 2 में 1.1 लोगे तो 1.1 का ग्रेडेशन भी 1, 1.2 का ग्रेडेशन भी 1, 1.3 का ग्रेडेशन भी 1, ऐसे सारे पॉइंट्स 1 1 1 आते रहेंगे। 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, उन सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 1। फिर 2 पे वापस से ओपन हो जाएगा क्योंकि 2 का ग्रेडेशन क्या बन रहा है, 2। वापस से 2 से 3 के बीच में 2 आएगा हमेशा। ठीक है, फिर 3 से 4 के बीच में 3 आएगा, 3.5 का ग्रेडेशन 3, 3.9 का ग्रेडेशन 3, और 4 से 5 में ऐसे आगे जा सकते हो तुम चाहिए तो। ठीक है, नीचे में भी चेक करते हैं, -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, जैसे कि -0.5, तो -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे वाला जस्ट कौन सा है, -1, -0.9 -1। तो इस तरीके से सारे ग्रेटेस्ट -1 और 0 के बीच में -1 रहेंगे। 0 पे यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन। -1 का ग्रेडेशन -1 है तो वहां पे क्लोज कर दिया। सिमिलरली अब मैं पीछे का भी आइडिया अगर आगे होगी सबको दिख ही रहा होगा कि इस तरीके से मैं पीछे भी ग्राफ बनाते जाऊंगा। ठीक है,
तो इस तरीके से पूरा ग्राफ बनता है। और इसीलिए मैंने जैसे कि पहले बताया कि इस ग्राफ को, इस जीएफ को एक और नाम देते हैं जो कि है स्टेप अप फंक्शंस, क्योंकि देखो स्टेप्स की तरह ऊपर चढ़ता है कि धीरे धीरे स्टेप्स से ऊपर, ठीक है, हर इंटीजर के इंटरवल्स में ब्रेक होते जाता है और धीरे 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 स्टेप्स की तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसको इसलिए बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन भी है, ठीक है। सिमिलरली अभी आगे बढ़ते हैं, सिंपल से कुछ एग्जांपल्स करते हैं इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो इक्वेशन है, सबसे पहला जो एग्जांपल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1 लिया है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है। अब तुम ग्राफ से भी याद कर सकते हो, या फिर तुम्हें ग्राफ से याद नहीं आ रहा तुम ओरली भी चेक कर सकते हो कि x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल आएगी। तो देख सकते हो x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ग्रेडेशन कितना हो जाएगा 0, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ग्रेडेशन कितना हो जाएगा 1। लेकिन देखो देख सकते हो x की वैल्यू 1 तो सेटिस्फाई कर रही है। अब 1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू पुट करोगे तो 0 आएगा ग्रेडेशन। देखो यहाँ पे पता है, अभी भी देखा था कि 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो तो 0 ही आएगा। सिमिलरली 1 से 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू पुट करोगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, 1.0005 जो भी वैल्यू पुट करो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 1 ही आने वाला है। हेंस तुम सीधा सीधा आंसर क्या बोल सकते हो, x की वैल्यू क्लोज्ड 1 से ओपन 2। ये डायरेक्टली तुम बोल सकते हो क्योंकि मुझे पता है कि x की वैल्यू 1 पे ग्रेडेशन क्या आएगा 1, लेकिन x की वैल्यू 2 पे ग्रेडेशन 2 नहीं आएगा, मतलब 1 नहीं आएगा, 2 आएगा उस केस में। इसीलिए x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच में आएगा, जहां पे 1 पे वैल्यू क्लोज रहेगी एंड 2 पे वैल्यू ओपन रहेगी। देखो यहाँ पे ग्राफ में भी दिख ही रहा होगा कि सबसे पहला वाला जो इंटरवल है, मतलब सबसे पहला जो केस है उस पे क्लोज्ड है और आगे वाला जो एंड पॉइंट है उस पे ओपन है। स्टार्टिंग का एंड पॉइंट हमेशा देखो क्लोज्ड है, एंडिंग का एंड पॉइंट ओपन है, तो इसीलिए यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन। सिमिलरली अगर ग्रेडेशन -2 है तो देखो क्या बनेगा, सीधा तुम देख सकते हो -2 अगर है तो -2 से लेके -1 सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो कि अगर x की वैल्यू -2 से लेके -1 की बात की जाए तो इसका मतलब अगर इसके बीच में x की वैल्यू और कोई भी है तो उसका ग्रेडेशन क्या होने वाला है -2। तो ये छोटी मोटी चीजें, सिंपल चीजें हैं, इनको तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू पाई। अब देखो एक और चीज, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो नाम में ही इंटीजर, तो आंसर तो इंटीजर आना ही आना है। तो ये बताओ क्या पाई इंटीजर है क्या? बिल्कुल नहीं। पाई एक इरैशनल नंबर है तो इंटीजर तो दूर की बात है, ठीक है। इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कभी भी पाई आ सकती है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे सीधा आंसर क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू फाई यानी एम्प्टी सेट। अब थोड़ी सी इनइक्वालिटीज के भी सिंपल एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, वो बोल रहा है 3 या फिर 3 से बड़ी। तो ग्रेटेस्ट की वैल्यू 3 या फिर 3 से बड़ी, मतलब इंटीजर ही ले सकता है। तो ग्रेटेस्ट की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, 7, जो भी इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 कब होती है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देखो 3 कब होती है, जब x की वैल्यू 3 से 4 है। ग्रेटेस्ट की वैल्यू फिर इसके बाद 4 भी हो सकती है। 4 कब होती है? जब 4 से 5 है। तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 3 से इंफिनिटी अगर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो भी 3 या फिर 3 से बड़ा जाएगा। क्योंकि देखो x की वैल्यू 3 से 4 है तो ग्रेडेशन 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 से 5 है तो ग्रेडेशन 4 आ जाएगा जो कि 3 से बड़ा है। x की वैल्यू 5 से 6 है तो ग्रेडेशन 5 आ जाएगा जो कि 3 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो एक ग्राफ से भी तुम निकाल के अच्छे से निकाल सकते हो आंसर इसमें से, ठीक है, या फिर उसके बिना भी ओरली भी सोच सकते हो। एग्जाम्पल 5 देखो, ग्रेडेशन x इज लेस देन 4 है। तो ग्रेडेशन की वैल्यू मतलब इंटीजर 4 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं? तो 3, 2, 1, 0 ये सब इंटीजर्स है। तो ग्रेडेशन की वैल्यू 3 कब आएगी? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 कब आ रही है? देखो 3 जब x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में है। तो यहां पे भी लिख सकते हो, देखो x की वैल्यू 4 से तो छोटी होनी ही चाहिए, ठीक है, लेकिन 4 पे क्लोज ले सकते हैं क्या? 4 पे अगर क्लोज ले लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 कितना हो जाता है? 4। बट यहाँ पे इक्वालिटी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 4 पे ओपन। और माइनस इंफिनिटी कितना भी छोटा हो चलेगा, लेकिन 4 से तो बड़ा या फिर 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 से छोटा जैसे कि 3.9 का ग्रेडेशन ईयर 3, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। -1.9 तो -1.9 का ग्रेडेशन -2 जो कि सेटिस्फाई वापस से कर रहा है। तो इसका भी डायरेक्टली हमने आंसर लिख लिया है, ठीक है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 5 है। अब देखो ग्रेडेशन कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है इंटीजर वाली, और वो भी 5 या फिर 5 से कम इस केस के लिए। तो 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से सारे वैल्यूज जो भी आएंगे 5 या फिर 5 से छोटे सब लेंगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब देखना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 कब आएगी? देखो ग्रेडेशन 1 कब आ रहा था? 1 से 2। तो ग्रेडेशन 5 कब आएगा? 5 से 6। ठीक है, तो 5 से 6 तक जाएगा, इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये पूरा 6 तक जाएगी, 5 नहीं, पूरा 6 तक जाएगी। ठीक है, और नीचे तो कितना भी जा सकता है क्योंकि लेस देन है। ठीक है, तो 6 तक क्यों जाएगी? क्योंकि देखो 6 के जस्ट छोटा अगर नंबर लोगे 5.9 का ग्रेडेशन कितना आएगा? 5 आएगा, जो कि बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इक्वालिटी है। 5.4 भी ले लो, 5.4 का ग्रेडेशन 5 आएगा, जो कि वापस से सेटिस्फाई कर रहा है, उसका ग्रेडेशन 5 आएगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 6 आ सकता है क्या? 6 अगर लोगे तो 6 का ग्रेडेशन 6 ही बन जाएगा, जो कि बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका भी हमने इसी तरीके से डायरेक्ट ओरली आंसर बता दिया, तुम चाहे तो ग्राफ से भी चेक कर सकते हो। फिर इसको देखो ग्रेडेशन लेस देन -3। ठीक है, ग्रेडेशन की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यूज -3 से छोटी होती है, मतलब कौन कौन से इंटीजर -3 से छोटे होते हैं? तो -3 से छोटे में -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा। अब मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 कब जाएगा? तो देख सकते हो यहाँ पे ग्रेटेस्ट -4 कब जा रहा है? जब वैल्यू -4 और -3 के बीच में हो, मतलब पूरा -3 से तो छोटा होना ही चाहिए, और -∞ क्योंकि लेस देन है तो पूरा -∞ तक जा सकता है। तो इसलिए सीधा आंसर लिख सकते हो -∞ से -3। ध्यान देना यहाँ पे -3 पे ओपन आना चाहिए, क्योंकि -3 अगर इंक्लूड कर दिया तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -3 ही रहेगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट के 2 एग्जांपल भी देख सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन पाई। अब ग्रेडेशन इक्वल टू पाई अगर लिया था तो x बिलोंग्स टू पाई, कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही थी क्योंकि यहाँ पे इंटीजर चाहिए। लेकिन जैसे ग्रेडेशन लेस देन पाई करते हैं, पाई की वैल्यू इरेशनल है जो भी होने दो, लेकिन पाई से छोटे में तो इंटीजर्स आएंगे ही। कौन कौन से? 3, 2, 1, 0, -1, -2। तो जो भी नंबर्स 3 या फिर 3 से छोटे हैं, जो भी इंटीजर्स 3 या फिर 3 से छोटे हैं, वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि x ग्रेडेशन की बात कर रहा था, अब अगर x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 3 पॉसिबल आ रहा है इस केस के लिए। तो 3 कब आएगा? जब x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में हो। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 4 से तो छोटा होना ही चाहिए, 4 से ऊपर होगा तो ग्रेडेशन क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा या 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो भी है, लेकिन इससे छोटा चाहिए, इसीलिए 4 से तो छोटा होना ही चाहिए। फिर 4 से छोटा कितना भी हो चलेगा, जैसे कि देखो 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 3.9 का ग्रेटेस्ट कितना आएगा? 3। अब 3 इज लेस देन पाई, बोल सकते हो एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, अब 4 को इंक्लूड करके देखो, अगर 4 को इंक्लूड करना है क्या, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 4। अब 4 क्या पाई से छोटा आएगा? बिल्कुल नहीं, इसलिए यहाँ पे 4 को मैंने क्या किया है? ओपन यानी एक्सक्लूड किया है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला एग्जांपल भी देखते हैं आज के लिए। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 निकालना है, लेस देन इक्वल टू -पाई। तो देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि x+1 आ गया अब क्या करें, नहीं, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी सोचते जाओ। ठीक है, तो -पाई, अब -पाई कितना है? -3.14। ठीक है, तो -3.14 से छोटे जो भी इंटीजर्स है, -3.14, ये देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है यानी इंटीजर ही आएगा। तो इस -पाई यानी -3.14 से छोटे कौन कौन से इंटीजर्स है? तो -4, -5, -6, -7, इस तरीके से इनफाइनाइट इंटीजर्स है, -4 या फिर -4 से छोटे। ठीक है, तो ये सारे इंटीजर्स आ गए। अब देखो अगर मैं यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाता हूं तो x+1 जो होगा वो क्या होगा? देखो ये -4 आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -4 कब आती है? जब उस x की वैल्यू मतलब अंदर का ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू -3 से छोटी हो। तो इसका मतलब -3 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर x+1 की वैल्यू -3 से छोटी है, यानी कि -3.1 अगर लेते हैं तो -3.1 अंदर की वैल्यू, तो -3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? तो -3.1 का ग्रेटेस्ट आएगा -4, और -4 जो है वो -पाई से छोटा है। यहाँ पे ये जो इक्वालिटी है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ग्रेडेशन की वैल्यू कभी भी -पाई के बराबर तो होने नहीं वाली है। ओनली एक ही कंडीशन बनेगी जो कि लेस देन है, जो कि क्योंकि लेस देन तो -पाई हो ही सकता है,
इक्वल टू नहीं हो सकता। फिर देखो इसको सॉल्व करो, -3 -1 x इज लेस देन -4, तो इसका भी आंसर लिख दो -∞ से -4। अब चाहिए तो ऑप्शन में चेक भी कर सकते हो, ऑप्शन इसमें चेक भी कर सकते हो। -4 की वैल्यू चाहिए तो इसमें x की जगह -4.1 पुट कर लो। देखो इसमें ऐसा कर रहा है कि देखो -4.1 तो -4.1 + 1 तो -3.1, -3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वो बन जाएगा -4, और -4 क्या -5 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, तो इसलिए यह आंसर अपना करेक्ट है। ठीक है, तो इसको अपने नोटबुक में अच्छे से लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अभी बताया है, इसको अच्छे से समझो। इसमें ऐसा जेईई में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसमें इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये सब चीजें होंगी जो कि तुम्हें सोचना पड़ेगा कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये ग्राफ अच्छे से बनाना, और ये सिंपल एग्जांपल्स इन इक्वेशंस और इक्वेशंस लिखे हैं उनको लिखो अच्छे से। और होमवर्क में कुछ मॉडल्स के और भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। ठीक है, तुम डिस्क्रिप्शन में वीडियो के देख लेना एक बार, उसमें जो भी होमवर्क है, जितने भी मॉडल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो अपने शीट के बचे थे वो तुम्हें पूरा खत्म करना है। स्पेशली एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 के बचे थे तो उसके सारे खत्म करोगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 1 का सेक्शन है और सेक्शन भी तो तुमने खत्म कर ही लिया होगा होपफुली। जिन्होंने नहीं किया है वो भी खत्म करे, और जो भी डाउट्स है, कैसा भी डाउट है, छोटे से मोटा डाउट कैसा भी हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, पर्सनली मुझे बताओ कि क्या क्या दिक्कतें जा रही है, अपन उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। चलो होमवर्क अच्छे से करना। हैव अ गुड डे, एंजॉय।